Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching office.com.pk. Today's lecture is about the third very important kind of microorganisms, which is called protozoa. Before moving towards the definition or characteristics of this class, I would like to tell you that from where this word has been originated, protozoa. Protozoa word has been originated from two words, proto and zoa. The word proto means early and zoa is originated from the word zoo. In science, we use the word zoo or zoology for the study of animals. प्रोटोजोआ में जितने भी एनिमल्स हैं उनको अर्ली एनिमल्स या अर्ली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किया जाता है. क्योंकि ये अर्ली ऑर्गेनिज्म इनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोटोजोआ की एवोल्यूशन तक जितने भी एनिमल्स बन चुके थे उनके अंदर न्यूक्लियस की जो डेवलपमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट हो गई थी, बट दैट वाज नॉट अ प्रॉपर न्यूक्लियस. ठीक है, इस वजह से इनको अर्ली ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है. Okay, second most important point is that if you want to call a single organism from this class, you will say protozoan. और अगर आपने इनको प्लूरल में ही बुलाना है तो आप इनको प्रोनाउंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ. नाउ दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती, इस वजह से इनके अंदर भी किसी किस्म के सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. प्रोटोजोन्स की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि प्रोटोजोन्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके हायर एनिमल्स से कुछ करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे जो इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट. अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो प्रोटोजोन के जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट कंसिडर देम इन द एनिमल किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर सबसे जो अलग बात है वो ये है कि उनकी बॉडीज़ कम्प्लेक्स हैं एंड दे ऑल आर मल्टी सेलुलर. Moving towards another important points that protozoans are one-celled animal and they found worldwide in most of the habitats. Most species are free living, but all higher animals are infected with one or more species of protozoa. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में रहते हैं एंड यू ऑल नो दैट अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ 70% ऑफ वाटर. तो वाटर बॉडीज़ में रहने की वजह से कोई ना कोई एनिमल जो है वो इनसे इन्फेक्टेड रहता ही है. इन्फेक्शंस जो हैं वो इनसे सिंपलर भी हो सकते हैं और इन्फेक्शंस कम्प्लेक्स भी हो जाते हैं. दैट डिपेंड अपॉन द स्पीशीज़ एंड स्ट्रेन ऑफ द पैरासाइट एंड द रेजिस्टेंस of the host. Why I called the protozoa class as parasite? Because parasites वो वाले organisms होते हैं जो कि किसी दूसरे living organism की जो body है उसको as a host use करते हैं for their food intake and for their habitat. Now I will talk about the characteristic of protozoa class. सबसे पहला इसका characteristic है that they can easily enter in the body. ये हमारी बॉडी में इजीली एंटर हो जाते हैं. आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनकी जो मोस्ट प्रेफर्ड लिविंग प्लेस है वो है वाटर. वाटर के अंदर ये मौजूद होते हैं और वाटर हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स उनका इंटेक जो है वो वाटर का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोटोजोन्स को ये आसानी होती है कि वो कोई भी अपना अदर जो हायर एनिमल है या हायर ऑर्गेनिज्म है उसको होस्ट के तौर पर इन्फेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा जो इनका करैक्टरिस्टिक है वो है लिव इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस. This is very common characteristic and I have explained it to you earlier. Before moving towards the diseases which are caused by protozoa group organism, first of all I would like to explain you the structure of bodies of these organism. इनके जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर आते हैं जिनके नाम मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं और सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ के अंदर हमें वही मिलते हैं, वो दो तरह के हैं. पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम. अगर अमीबा की बात की जाए तो अमीबा की जो बॉडी है उसकी कोई स्पेसिफाइड एक शेप नहीं होती. उसकी एक शेप क्यों नहीं होती? बिकॉज वो अपनी बॉडी की शेप की ही मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है. अब वो शेप किस तरह से उसकी बनती है? द मूवमेंट ऑफ अमीबा इज़ फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. द सूडोपोडिया इज़ द वर्ड विच मीन फीट लाइक स्ट्रक्चर.
अब मूव वो किस तरह से करेगा कि अमीबा जो है वो अपनी बॉडी की एक साइड को आगे की तरफ प्रोजेक्ट आउट करेगा और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ खींच लेगा। इस तरह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली मूव कर सकता है। जबकि सेकेंड ऑर्गेनिज्म विच इज़ इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ क्लास, जिसको हम कह रहे हैं पैरामीशियम, उसकी डायग्राम मैंने बच्चों यहाँ पर बनाई है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी की शेप है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको शू की तरह का लग रहा होगा। ये देखने में इतना बड़ा नहीं होता और आप किसी भी वाटर सैंपल को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक वाटर सैंपल में ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज़ के मौजूद होते हैं और वहाँ पर किस तरह से मूव कर रहे होते हैं। मूवमेंट का तरीक़ाकार इनका क्या है, इनका अमीबा से डिफरेंट तरीक़ाकार है क्योंकि इनकी बॉडी में सूडोपोडिया मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी जो बॉडी है उसके आउटसाइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं सीलिया, ये इसकी हेल्प करते हैं कि ये वाटर के अंदर स्विमिंग लाइक मूवमेंट जो है उसको शो करेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सीलिया हैं, उसके बाद ये सीलिया अटैच हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ। अगर हम मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म इज़ दैट स्ट्रक्चर इन एवरी सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज इन देयर प्लेस। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी सेल के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। इसके अंदर भी सारे जो नेसेसरी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रीन और रेड कलर के सर्कल्स। ये सर्कल्स जो हैं ये शो कर रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ फॉर द पैरामीशियम। वो कौन कौन से 2 वैक्यूल्स हैं? सबसे पहली टाइप है वैक्यूल की जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है कि वो पैरामीशियम की बॉडी से जो वाटर की और फ्लूइड की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा पैरामीशियम की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। जबकि जो फूड वैक्यूल है, जो दूसरी टाइप है वैक्यूल की, वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। फूड वैक्यूल के नाम से ही आपको समझ में आ रही होगी कि विच दैट इज़ एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग एंड विद द कंट्रोलिंग ऑफ इनटेक एंड आउटटेक ऑफ फूड। उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है जो कि इनकी बाकी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। उसके बाद हम इनकी जो रिप्रोडक्शन का अगर मैं बताऊं कि इनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है या तरीक़ाकार है वो किस तरह से कैरी आउट होता है। बैक्टीरिया का मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है या जो उसके नेक्स्ट सेल का बनना है वो होता है बडिंग के थ्रू। लेकिन अगर हम प्रोटोजोअन्स की बात करें तो प्रोटोजोअन्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो होता है बाइनरी फिशन से। अब बाइनरी फिशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, टूटना। ठीक है, सो बाइनरी फिशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि कैरी आउट होता है इन ऑल ऑफ द प्रोटोजोअन्स। और बाइनरी फिशन इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स। देन उसके अंदर आपको रिप्रोडक्शन के मेथड के बाद मैं आपको इनके जो नेक्स्ट चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बताती हूँ न्यूट्रिशन की, जिसके बारे में मैंने पहला भी जिक्र किया है कि जितने भी हमारे पास प्रोटोजोअन्स हैं दे ऑल आर पैरासाइट्स एंड दे हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स दैट देयर न्यूट्रिशन इज़ holozoic in higher animals and they depend upon their food and habitat for to other organisms. उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ आती है हम इसकी बात करेंगे इनके अंदर मौजूद डिजीज़ की। सो डिजीज़ में सबसे पहले हमारे पास है डाइजेंट्री की डिजीज़। सो व्हाट इज़ डाइजेंट्री? Dysentery is basically a type of gastric disease that results when that increase the diarrhea with the blood. Dysentery में क्या होता है कि पानी की आहिस्ता आहिस्ता से कमी होना स्टार्ट हो जाती है और पानी की कमी से आपकी जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करें। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि फ़ूड के बहुत ज़्यादा इंटेक की वजह से और पानी की कमी की वजह से आपका जो गैस्ट्रिक पूरे का पूरा ट्रैक्ट है उसके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट जो आपकी इंटेस्टाइन है वो
ज़ख्मी हो जाती हैं और आपको जो ब्लड है वो आपकी फीकल मैटर में आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से आपको पेन भी फील होती है इन योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डाइजेंट्री एंड डायरिया. डायरिया भी जो है वो स्टमक की पेन है और ये भी आपको जो गंदा पानी है इसके पीने की वजह से होती है. इसमें यही जो प्रोटोजोन्स हैं ये मौजूद होते हैं. दे विल एंटर इन योर बॉडी through the drinking of water, and after they have entered they will infect your all of the gastric tract cells, and after infections the cell become highly affected और cells जो हैं वो अपनी functioning छोड़ देते हैं and the body become highly infected with diarrhea or dysentery diseases. So this is all about the lecture related to protozoa. In next lecture, we will study the details of fourth and final kind of microorganism, which is called fungi. So stay tuned to our channel office.com.pk, and you will receive more interesting lectures about microorganisms and their diseases. Stay tuned and thank you.